जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं दो ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो एक ही घर से हैं और सगे भाई हैं और जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और इन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ के एक साथ टीचर में सिलेक्शन पाया। एमपी गवर्नमेंट के वर्ग 3 टीचर में एक साथ दोनों का सिलेक्शन हुआ। तो इन दोनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है साधना शिक्षा पर। और आज जैसे कि मेरे फ्रेंड पे बैठे हुए हैं पुष्पेंद्र सर, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, शुभकामनाएं। और इनके अनुग्रहता श्री बैठे हैं साथ में प्रद्युमन जी, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई टीचर सिलेक्शन पाने के लिए। आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। जैसे कि आप लोग शायद जानते होंगे, हमारे आसपास से जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं उसके बारे में बता देते हैं। इनका खुद का विद्यालय है जो गणेश विद्या मंदिर के नाम से, जो कि 25 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। और साथ में ये दोनों भाई इंजीनियर हैं और जॉब करके और उसको ड्रॉप आउट करके आज टीचर में सिलेक्शन पाया है। तो आप समझ सकते हैं इनके पास कितना नॉलेज है। तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर जानने को मिलेगा कि तैयारी कैसे करना है, जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, अपनी रणनीति क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए इनसे मिलते हैं। तो पुष्पेंद्र सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और साथ में आप प्रद्युमन जी, आप भी अपना परिचय दीजिए एक एक करके दोनों। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र लोधा है। मैं विलेज आवन, तहसील रावण, जिला बना के रहने वाला हूँ। और मैं एक निम्नतम परिवार से ही, मध्यम परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरा जो स्किल्स है टीचिंग का, वो मेरे को विद्यालय के माध्यम से मिला। मेरे ताऊजी और चाचा जी टीचर हैं, उनके माध्यम से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जो है इंजीनियरिंग से टीचिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग भी एक तरह का माध्यम हमारे लिए ऐसा माध्यम था कि जो हमारा एक कि टेक्निकली जाना, टेक्निकल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके बाद वापस बैकग्राउंड हमारा इसमें आना, जिससे कि हमें टीचिंग में हमारा एम भी इसका था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, आप भी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार लोधा है। मैं भी आवन से रहने वाला हूँ। मैं भी इनका छोटा भाई हूँ, बिल्कुल जैसा भैया ने बताया है। धन्यवाद प्रद्युमन जी आप लोगों का। जैसा कि सर, आप वेदांता पावर में इंजीनियरिंग की जॉब पे थे, अच्छा खासा आपका पैकेज था और इंजीनियरिंग की जॉब पाना अपने आप में एक गौरव की बात होती है। और जैसे वेदांता जैसे पावर में एक अच्छे खासे पैकेज को ड्रॉप आउट करके आपने टीचिंग में आए, और टीचिंग में आप समझ सकते हैं कि वैकेंसियाँ उतनी आ नहीं रही है, नाम मात्र की वैकेंसी आ रही है। और जब आपने जॉब को ड्रॉप आउट किया था तो उतनी वैकेंसी थी भी नहीं, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क लेकर आपने अपनी जॉब छोड़ के और तैयारी शुरू की, और जॉब छोड़ के लगातार इसमें प्रयास रहे। इतना बड़ा रिस्क लेने का आपके अंदर साहस कैसे आया और कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, देखिए, पहले तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रावगढ़ से पॉलिटेक्निक किया। इसके बाद मैं जॉब के लिए गया और हमारे यहाँ पर पहले से विद्यालय संचालित हो रहा था, तो वहाँ पे हम टीचिंग करते थे। और इंजीनियरिंग में जाने के बाद हमारा जो जॉब का अपॉर्चुनिटी था वो भी अच्छा रहा। मैं पहले अदानी पावर में जॉब किया, इसके बाद वेदांता पावर में मैं गया। तो वहाँ पर मेरे को जो है लगा थोड़ा सा करियर ग्रोथ मेरा थोड़ा सही नहीं लगा, और मेरे का क्या टीचिंग का मेरा एम भी था, तो उसको पूरा करने के लिए मैं 2018 में वेदांता पावर से ड्रॉप करके मैं टीचिंग की तैयारी के लिए आया। और वहाँ पर मेरे को लगा कि नहीं, क्या आजकल गवर्नमेंट विद्यालयों की हालत भी अपने देखी, तो उसमें लगा कि कोई सुधार करना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने आप में मोटिवेट होते हुए टीचर के लिए मैं आगे तैयारी के लिए आया। बिल्कुल। प्रद्युमन जी, आप भी जेपी कॉलेज से इंजीनियरिंग किया। देखिए, आप जेपी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और उस इंजीनियरिंग करके आपको जॉब भी प्राप्त हुई। मैं जैसा कि आपकी स्टडी की मोतीपुर पावर में, तो आपने भी कैसा टीचिंग का डिसाइड किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमें तो क्या है, भैया ने मार्गदर्शन देते रहे कि कैसे कैसे हमें बिल्कुल तैयार करना है। हाँ। हाँ, बड़ा जो हमारे सिलेक्शन का पूरा श्रेय हमारे भैया को जाता है। हाँ। इनने हमें बताया कि कोटा जाए तैयारी करने के लिए, तो फिर हम वहाँ पर भी 2000 अपने लगभग 18 में गए हैं तैयारी करने। तो उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो फिर घर पे भी तो तैयारी चलती रही। बिल्कुल, एजुकेशन माहौल से आप जुड़े हुए हैं बचपन से ही। हाँ, तो वो क्या है, क्रम गेस्ट में भी अपना अनुभव रहा है, 4 वर्षों का अनुभव रहा है गेस्ट में भी। तो उसकी वजह से हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल।
तो ओवरऑल दोस्तों इनसे बातें करने के बारे में ये जानने को मिला कि आजकल टेक्निकल डिमांड थी, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साथ में जॉब भी प्राप्त की, तो एक उस फील्ड का भी अनुभव ले लिया और किसी कार्य को करने के बाद भी उसकी रियल जानकारी अपने को मिलती है। तो इन्होंने वो एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद इनको लगा कि टीचिंग अपने खून में है, तो टीचिंग ही करना चाहिए। तो अपनी जॉब को रिजाइन करके जॉब के साथ तैयारी करते रहे और उसको रिजाइन करके, और इनके पास प्लस पॉइंट ये था कि कुछ नहीं तो अपना विद्यालय तो है ही है, तो फिर इन्होंने टीचिंग की तैयारी की। तो ये सब प्राप्त कर लिया। अब इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या रणनीति थी जो कि इतना बड़ा रिस्क लेके और इसको बहुत जल्दी इन्होंने प्राप्त कर ली। तो जैसा कि सर आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, इसके बाद आपने रीट का भी पेपर दिया होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कितने एग्जाम दिए और जो MP वर्ग 3 का जो सिलेक्शन पाया उसमें आपकी क्या रणनीति थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। पहले मैं जैसे आपको मैंने बताया इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग में जाने के बाद मैंने टेक्निकली पेपर भी बहुत सारे दिए। उसमें थोड़े से एक आध मार्क्स, एक दो मार्क्स से भी मेरे बहुत अच्छे एग्जाम, जैसे NFL में भी मैं रहा हूँ 1 नंबर से। तो ऐसे ही एक दो ISU में भी 1 2 बार ड्रॉप हुआ हूँ। तो फिर इसके बाद मैं तैयारी करता रहा, थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ता रहा और तैयारी जॉब के साथ में मैं थोड़ा तैयारी के साथ में जुड़ा रहा। फिर मैं 2018 में मैं जो है तैयारी में और अच्छे से लग गया, क्योंकि मेरे को लगा कि अब मेरा प्राइवेट फील्ड में छोड़ के अपने एम की ओर जाना चाहता हूँ टीचिंग में, जैसे कि आपने बताया सर। और फिर मैं यहाँ पे आके तैयारी में लगा। मैंने MPTT में उस समय 104 नंबर प्राप्त किए थे और रीट 2020 में मैंने जो है 124 नंबर प्राप्त किए। बहुत अच्छा स्कोर। और अभी MPTT में मेरी 119 नंबर के साथ में 529 रैंक है। बहुत बढ़िया। और अभी मैं फिर भी आगे भी तैयारी के लिए मैं कंटिन्यू हूँ, प्रयासरत हूँ, क्योंकि अभी भी हमें रुकना नहीं है, आगे बहुत कुछ आगे जाना है। ठीक, बिल्कुल सर, धन्यवाद। प्रद्युमन जी आप भी थोड़ा सा बताइए, आपने कितनी तरह तैयारी की MPTT की? मेरी तैयारी तो क्या 2019 के बाद ही शुरू हुई। तो 2019 में तो चलती रही, तो मैं प्रतिदिन ही पढ़ता था लगभग, ये समझिए। उसके बाद सब समय मेरा तैयारी के लिए तो कोटा भी है, कोटा से वहाँ से हमने बढ़िया मोटिवेट होकर तैयारी करके आए। तो जब घर पर आ गए ना तो निरंतर ही चलती रहती है। हाँ, मतलब स्टेबिलिटी रही है, रेगुलरिटी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में रेगुलरिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसा निरंतर चलता रहा। ओके, बहुत बढ़िया। अब आप लोग MP वर्ग 3 के सिलेक्टेड टीचर हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दोस्तों इनके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि टीचिंग में तो एक्सपर्ट है ही, साथ में सामाजिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। भगवान राम की कृपा से ये हमारे हनुमान धाम मंदिर आवन में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है श्री हनुमान जी महाराज का। यहाँ पर हर वर्ष रामायण का पाठ होता है और रामलीला का मंचन होता है। उसमें ये दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी जो मेरे पास में बैठे हुए हैं, ये राम जी का पाठ अदा करते हैं, जो बगल में बैठे इनके अनुग्रहता लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा अच्छे से अभिनय करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप लोग भी देखते ही होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। तो अब जब मंचन होगा तब भी आपको इसका वीडियो प्रोवाइड होगा। तो ये तो हो गया, भगवान की कृपा से ये सब चीज़ें करने को मिलता है। अब साथ में इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए, और इनसे ये जानने का प्रयास क्यों करेंगे, क्योंकि ये कैरियर कोचिंग के फाउंडेशन एंड CEO जो मेरे पास में बैठे हुए पुष्पन सर कैरियर कोचिंग के संस्थापक है। ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा टीचिंग करते रहते हैं और कॉस्ट पे नाम मात्र का कॉस्ट लेते हैं, जो कि कोई इसको कॉस्ट नहीं माना जा सकता है। तो इसके बारे में यही ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे बताएंगे कि बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए कॉम्पिटिशन फील्ड में जाने के लिए और कैसे एग्जाम को फाइट करना चाहिए। तो सर आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कैसे करना चाहिए और उसमें कैसे सिलेक्शन प्राप्त किया जाए, प्लीज़। जी सर, देखिए बच्चों, पढ़ाई के लिए तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई में यदि सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सर कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी हमने IAS वगैरह के इंटरव्यू आप देखेंगे तो बताते हैं 15-16 घंटे हम लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही मेहनत हमें जो है 15 घंटे ना करते हुए कंटिन्यू 4 से 5 घंटे हमें प्रतिदिन देना पड़ेगा। जैसे कि सर आपने बताया कैरियर कोचिंग के माध्यम से, तो कैरियर कोचिंग हमने जो है जब हमारा तैयारी चल रहा था उस समय हमने लगा कि बच्चों को भी तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए, अपना खुद का भी इम्प्रूवमेंट होगा, दूसरों को भी अब सीखने को मिलेगा। बच्चे भी हमारे यहाँ से गाँव से बिलोंग करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने
तो हम कंपटीशन की तैयारी का एक मंच बनाया जिससे बच्चे प्रेरित भी हुए और हमारे यहाँ से 3-4 सिलेक्शन भी अभी हुए हैं पिछले लास्ट टाइम। बहुत बढ़िया। और हमारी करियर कोचिंग के माध्यम से जो निःशुल्क असहाय बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम फ्री निःशुल्क सेवा देते हैं, वो आकर पढ़ सकते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी भी कर रहे हैं। और आप यही नहीं, कहीं भी आकर आप तैयारी करिए, लेकिन मेहनत जरूर करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सब बच्चों से कि आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, 4 से 5 साल कम से कम समय दीजिए पढ़ाई के लिए, जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकें। बस यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और करियर काउंसलिंग भी सर होना चाहिए कि हमको किस फील्ड की तैयारी करना चाहिए, हम कितने पानी में या किस एग्जाम को हम निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ की भी बच्चों को जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए भी माय डियर फ्रेंड्स आप इनसे विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ाई की, मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, सबका अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। तो उससे रिलेटेड करके आप लाइव डिस्कस बात कर सकते हैं। देखिए बातचीत करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं सर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया, बहुत सारे ऑनलाइन पॉइंट हो गए, यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हो रही, लेकिन उसमें एक फिल्टर की आवश्यकता है कि कौन रियल वाला है, कौन अनलीगल है, कौन डाटा को सही से प्रोवाइड करा। तो बच्चे मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे स्क्रॉल करके वीडियो देखे जा रहे हैं और उनको कोई रियल तैयारी नहीं मिल पा रही। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा सही है कि ऑफलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा सही है? देखिए सर, आजकल समय जो भी हमें समय के हिसाब से जैसे ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, जैसे जॉब के साथ तैयारी कर रहा है तो ऑफलाइन में समय कम मिल पाता है तो ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे और समय हम नहीं दे पाते तो मोबाइल तो हमारे साथ कंटिन्यू रहता है, तो मोबाइल के साथ साथ मोबाइल तो क्या है, उससे हम जो है हमारी ऑनलाइन शिक्षा को जारी रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे अच्छे जो है टीचर प्रोवाइड करते हैं, टीचर भी अच्छे अवेलेबल है हमारे पास। और जैसे कि सर आप भी साधना शिक्षा को जो है मोटिवेशन के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी करते हैं, जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका चैनल भी मैंने कई बार मैं भी फॉलो करता हूँ चैनल को, तो आप भी बहुत अच्छा हमें ज्ञान देते हैं। धन्यवाद सर। और सर ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन भी जरूरी है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज हमें ऑनलाइन मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएगी। और ऑफलाइन तो जैसे कि हम सब जानते हैं किताब के माध्यम से सब कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल, किताब ही वो एक सोर्स है, साधन है जिसके माध्यम से हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी जो भी आपको अच्छा लगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसका उपयोग करिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आजकल मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी जरूर इसको चॉइस करिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जैसा कि सर आपने बताया, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कीजिए, अगर आप जॉब में हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और ऐसे चैनल को सिलेक्ट कीजिए जो कि ऑथेंटिक आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। और कोई मतलब ये नहीं कि 1 घंटे आप इस चैनल पे 1 घंटे अगले चैनल पे, स्टेबलिश चाहिए। आपको जो पसंद आ रहा है, जो रियल आपको प्रोवाइड करा, उस चैनल को फोकस कीजिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। और जो भी डाटा है तो NCERT बेस पर कवर कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही उचित है, लेकिन अगर ऑफलाइन अपने को मिल रहा है बहुत लो कॉस्ट में तो ज़रूर ऑफलाइन ही स्टडी करना चाहिए। और जैसे जो लोग जॉब में हैं तो उनको ऑनलाइन भी करना चाहिए, और जो लोग जॉब में नहीं भी है अगर ऑनलाइन अपने को अच्छी चीज़ मिल रही है तो उस पर भी बुरा नहीं है, वहाँ पे से भी तैयारी लगातार करते रहना चाहिए, ठीक है। अब इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ये बहुत ज़्यादा एक प्रोपेंटा चलता रहता है, नहीं 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए। जब जैसे कि इसमें अगर मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि 12वीं से कुछ लोग जॉब कर लेते हैं, घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वो बुरा भी नहीं है, जॉब के साथ भी पढ़ाई चलती रहना चाहिए। तो मेरा सर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन है कि जॉब के साथ कैसे पढ़ाई करें, और जो बच्चे बिना जॉब से हैं तो उनको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, या पढ़ाई का मापदंड घंटों से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग बेस पे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोगों के मन में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या करें। जैसे कि सर हम जो है विलेज लेवल पे लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उसमें हमें पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। तो सर पैसे जो है हमारे पास इतने रहते नहीं है, तो क्या किया जाए, तो जॉब की जाए। सबके मन में एक ही आता है कि जॉब की जाए, लेकिन मन में रहता है कि जॉब के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी की जाए। तो उसको तैयारियों कैसे करें। तो जैसे कि सर आपने बताया जॉब के साथ में तैयारी करने का यही है
कि जैसे जॉब आपको 8 घंटे की देती है, बाकी आपके पास 16 आवर्स रहते हैं, बिल्कुल। जिसमें आप तैयारी के लिए 4 से 5 घंटे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा यही कहना है कि 4 से 5 घंटे आप नियमित रूप से हाँ। देते रहिए। सबसे पहले तो अपने एम को तैयार कीजिए, बिल्कुल। अपना लक्ष्य क्या है उसको तैयार करने के बाद हाँ। अपना जो भी एम है उसके सिलेबस के साथ साथ आप एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। धीरे धीरे अपने टॉपिक को कवर करने के बाद आप 4 से 5 घंटे नियमित रूप से देंगे तो आपको लगेगा 1 साल में आप बहुत अच्छी तैयारी में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा यही है, नियमित पढ़ाई ही एक सफलता का रास्ता हो सकता है। और असफलता से मत घबराइए कि ऐसा नहीं कि हम 1 बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने भी असफलता महसूस की, असफलता हमें मिली है। असफलता ही सफलता की चाबी होती है। तो असफलता यदि नहीं मिलेगी तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। असफलता से ही सीखते, तो सीखकर उसको आगे बढ़िए और अपने मोटिवेशन जो भी अपना लक्ष्य गोल तय किया है उसी मोटिवेशन के साथ में तय कीजिए। यही मेरा कहना है। बिल्कुल। सर इसके साथ में आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए कि बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या पढ़ाई का मापदंड घंटों में डिसाइड नहीं करें बल्कि अंडरस्टैंडिंग पे करें, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि घंटे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि घंटा ये कुछ भी घंटे मायने नहीं रखते हमारे लिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है वो जरूरी है। यदि आपकी पावर समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर, तो आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मैं इसको 1 घंटे में कर लूँगा, 2 घंटे में कर लूँगा, ये हमारे लिए सर बहुत ही अच्छी बात है रहेगी, क्योंकि टाइम में घंटों का कोई भी इसमें सवाल नहीं है। आपके सीखने के ऊपर आप कितने देर में सीख रहे हैं। सीख रहे हैं सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बारे में सर आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आप समझ सकते हैं जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कितने लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं और उसमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात ही नहीं करूँगा मैं, 10th 12th के में जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं, यानी यहाँ तक कि सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेते थे। तो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा, ये मजाक नहीं है, सीरियसली है कि जैसे मान लो एक मैंने सुना था कहीं पे कि कोई पोस्ट विजिट करके और फिर वो सुसाइड करने का प्रयास किया था। तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला कि भाई तू एमए तक तो पहुंच ही गया, पोस्ट विजिट पहुंच गया, सुसाइड करके वापस कक्षा 1 से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जहाँ तक पहुंच गए वहाँ तक तो पहुंच ही गए। इसलिए 10th 12th में या किसी भी एग्जाम में अगर फेल हो रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। कम से कम आप वहाँ तक तो पहुँचे हैं ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रयास कीजिए। तो मेरा सर आपसे यही प्रयास रहेगा, क्योंकि आप भी बहुत बार फेल हुए और लास्ट में आपने सिलेक्शन भी पाया और बच्चों को कोचिंग भी दे रहे हैं। अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बच्चे फेल हो गए और या 10th 12th में बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, अगर फेल हो जाए तो उस समय अपने डिप्रेशन को कैसे फेस करें और वहाँ से फिर मोटिवेट होकर फिर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आ रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बच्चों को, मैं सभी बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इस पहले बता चुका हूँ कि असफलता जो है इसको ध्यान में न रखिए, उससे कुछ सीखिए। सर सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और असफलता से हम डर जाएं और ये सुसाइड वाला ये कदम उठाए तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं है सर। हमें उससे असफलता से हमें जो है सीखना है। बस असफलता से सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं सर, क्योंकि असफलता ही सफलता की चाबी, हम पहले भी कह चुके हैं। आप समय पर नियमित रूप से तैयारी कीजिए और आप बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको जो भी बेस्ट मिले, माध्यम मिले पढ़ने के लिए, उसका उपयोग कीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जैसे कि मैं भी अपने इसमें सर के साथ एड ऑन करना चाहूँगा कि यही है कि आप जब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें पहले आप अपना खुद का मूल्यांकन कर लीजिए। जैसे कि किसी बच्चे को क्या तैयारी में बहुत सी आता है कि लोग एक दूसरे को देखकर तैयारी शुरू कर देते हैं कि नहीं फलाना तैयारी कर रहा है मैं भी कर देता हूँ, जबकि उसको वो चीज़ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या घर वालों को बोलने से नहीं। पहले आप खुद मूल्यांकन कर लीजिए कि हाँ इस चीज़ को मैं तैयारी करूंगा, इसे सीखूंगा, और अगर मैं असफल भी हुआ तो कोई नहीं, बल्कि मैं इससे बहुत ज़्यादा सीख जाऊंगा। यानी कहने का मेरा भाव यही है कि घर वालों के दबाव में या अपने दोस्तों को देखा देखी तैयारी शुरू मत कीजिए, बल्कि तैयारी का ये उद्देश्य लेकर तैयारी कीजिए, या तो मैं इस एग्ज़ाम को फाइट करके इस पद को प्राप्त कर लूँगा या इससे मैं बहुत कुछ सीख जाऊँगा। ये मोटिव लेके पढ़ाई कीजिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप असफल नहीं होगे, या तो आपको वो पद मिल जाएगा या फिर आप बहुत कुछ सीख जाओगे, जहाँ भी जाओगे एक बेहतर जीवन गुजारोगे। तो ये आज की चर्चा थी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब सर से थोड़ा सा ये जानेंगे, जैसे कि ये कैरियर कोचिंग के संस्थापक भी है, बहुत सारे बच्चों को टीचिंग भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि इनके कैरियर कोचिंग में आए, इनसे काउंसलिंग करवाए। जैसे कि मैंने बोला कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि हमको किस फील्ड की तैयारी करना चाहिए।
फिजिकल फील्ड में जाना चाहिए, टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, एक्स्ट्रा बहुत सारी फील्ड होती है। तो इसे काउंसलिंग करके अपनी रणनीति को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैं जैसा कि सर से पूछूंगा, प्रद्युमन जी टीचर हैं और ये भी टीचर हैं और साथ में अपना करियर कोचिंग भी चला है। तो सर आप लोग टीचर बन के और साथ में करियर कोचिंग को कैसे मैनेज करेंगे और आगे आप लोगों का क्या लक्ष्य है, आप दोनों भाई का प्लीज। सर जी, पहले सबसे पहले तो हमारा ये है कि जब विद्यालय पहुंच जाएंगे तो आजकल देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे अधिक जा रहे हैं, सरकारी स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं। घर के पास सरकारी स्कूल है तो उसमें नहीं जा रहे हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो हम प्रयास वहाँ पर जाकर ये करेंगे कि जो बच्चे पास के स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है अपना, तो वहीं पर आज उनको जो शिक्षा वहाँ पर 15 किलोमीटर दूर मिल रही है, हम उनको 5 किलोमीटर के अंदर ही और बेहतर शिक्षा दे सकें। तो ताकि जो बच्चों को आने जाने में समय बचेगा और आने जाने से जो परिवार घर वाले हैं उनके भी आने जाने के जो पैसे वाले खर्च हो रहे हैं, तो अच्छी किताबों के चक्कर में वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो सारे पैसे उनके बचत हो जाएंगी उनकी। तो हम प्रयास वही करेंगे कि बेहतर शिक्षा मिले। हाँ, सरकारी स्कूल में रहकर भी बच्चे हमें देखकर उस विद्यालय में एडमिशन करवाने आए, प्राइवेट स्कूल को छोड़ दें और हमें देखकर विद्यालय उसमें हम पर विश्वास करेंगे कि हम उसमें आए। साथ में ही मतलब आपका कहने का मतलब है साथ में ही आप वहाँ पे जैसे कक्षा 1 से 5 तक आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। वहाँ तक उनका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो उनको एक अच्छा मिलेगा। और साथ में जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी या आपके पास जो भी एक्स्ट्रा समय रहेगा, तो एक सेवा भाव से जो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे वो करियर कोचिंग के माध्यम से आप लोग निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर कोई शुल्क जैसे कॉपी किताब का लगता है, कौन सी किताब का, इन सारी चीज़ के सजेस्ट करेंगे। तो अभी इनसे सर से और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि सर आपने हमें बताया, तो जैसे छोटे भाई ने बताया कि हम विद्यालय में जाकर वहाँ के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट जैसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और हमें जो बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे हम तो प्राइवेट टीचर में पढ़ाएंगे, तो उसके बाद जो आगे निकल चुकेंगे 8 10 तक बच्चे रहेंगे जो अच्छे इस शिक्षा में अच्छे हैं, लेकिन वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते, उनको भी हम जो है फ्री में कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ उनको पढ़ाने की प्रयास करेंगे कि जो है हमारे कैरियर कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे आगे बढ़े, हमारे गांव का नाम रोशन करे, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, वो कोशिश हमें करना है। और हमें भी एक आगे जाकर एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे। और बच्चों को जो है कैरियर कोचिंग के माध्यम से भी मैं बताता रहता हूँ बच्चों को कि अच्छे से मेहनत करिए बच्चों, क्योंकि ये एक समय अब एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। समय की अभी कीमत समझिए। जो बच्चे 8 10th में हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से वो तैयारी में लग जाइए, अपने गोल को तैयार करिए। जो भी हमारा सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करिए, और जो भी आपको कोई परेशानी है आप हमसे आकर मिल सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, अपने माता पिता जो आपके लिए पढ़ाई में जो खर्च कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जरूर जाएं, एक बार प्रयास जरूर करें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, इनके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और साथ में एक और बात ऐड करना चाहेंगे सर, आपका परिवार का विद्यालय गणेश विद्या मंदिर जो कि पिछले 25 वर्षों से, और उसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी सफलतम विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं और अच्छे मुकाम पर पहुँचे। यहाँ पर बात 1-2 बच्चों की नहीं है, न जाने कितने बच्चे पढ़े और बेहतर मुकाम को हासिल किया। और आज भी फीस का जो क्राइटेरिया, भले ही प्राइवेट स्कूल है, फीस का जो क्राइटेरिया एक नाम मात्र का है, मतलब एफोर्डेबल है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और मतलब ये कह सकते हैं कि सफलतम विद्यालय है। तो उसके पीछे क्या कारण कि पिछले 25 वर्षों से लगातार गणेश विद्या मंदिर स्कूल सफल है और आप उसी फैमिली से बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, आपने बताया कि गणेश विद्या मंदिर पिछले 25 सालों से स्टेब्लिश है, तो उसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये इसमें विद्यालय परिवार के साथ साथ सभी शिक्षकों और सभी गांव वालों और सभी छात्रों का भी विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी बच्चे निकले हैं वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी उपलब्धियों में, कितने बच्चे सरकारी नौकरियों में,
और बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंजीनियरिंग में भी बड़े अच्छे पदों पर हैं, और बहुत सारे मेडिकल फील्ड में भी हैं। हर एक क्षेत्रों में गांव से और यावन के आसपास के जो भी बच्चे यहाँ से निकले हैं बहुत अच्छे पदों पर पहुंचे इस विद्यालय से। इस विद्यालय परिवार का एक ही जो है कि सपना हर एक बच्चा वो अपना इसी के नींव को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये कहना है कि बच्चे को किस तरह से नींव बनाई जाए, इस नींव को तैयार करते हैं सर हम यहाँ पे कि बच्चा जो है अच्छे एजुकेशन के माध्यम से अपने घर वालों, अपने जो समाज का नाम रोशन कर सके। यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से बहुत मेहनत करते हैं सर हम, तो उसी पर बच्चा उसी पर फोकस करता है और उसी के साथ साथ आगे बढ़ता है। धन्यवाद, जैसे भैया ने बता दिया सभी प्रकार सभी टीचर जो है मेहनत कर रहे हैं, सभी फैकल्टी का सहयोग रहता है। हाँ, टीचिंग तीन उसमें चलता है कि भाई विद्यालय, सोसाइटी और स्टूडेंट, तो तीनों पार्टिसिपेट्स के कारण ही एक एजुकेशन सक्सेस होता है। सही बात। हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं अंत में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। ऐड ऑन क्या है, इतने सीनियर्स लोगों के सामने मैं क्या ऐड ऑन करूँगा, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि कोई भी प्रतियोगिता की तैयारी करे या आप प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, सीखना चाहिए आपको। जैसे काउंसलिंग करवा लो, लग रहा है आप तैयारी नहीं फाइट कर सकते हैं, जबरदस्ती मन मार के तैयारी को कंटिन्यू मत कीजिए। आपको ये लग रहा है कि भाई मैं टेक्निकल में अच्छा कर सकता हूँ तो टेक्निकल की तरफ पढ़िए, बिजनेस मॉडल भी कोई बुरा नहीं है, बस सीखिए। तो इसके लिए यही कहूँगा कि अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक ने बोला था, जॉन ड्यूई ने, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है। ये एक लाइन में लेकिन बहुत बड़ी लाइन है कि एक बार समझ सकते हैं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, मतलब ये हो रहा है कि डिग्रियां प्राप्त करके इसको जीवन की तैयारी नहीं करना कि सिर्फ सैलरी आ रहे हो, ये नहीं, सीखना ही, मतलब आप जितना सीखोगे यही शिक्षा है। आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, आप सोच समझ सकते हैं। जैसे खेती भी अगर कर रहे हैं, अगर उसमें निरंतर सीखोगे तो आप एक बेहतर मुकाम पर पहुँच, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी काम आप ले लो, यानी उसमें आप जितना सीखोगे उतना ही उसमें ग्रोथ करोगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके, ठीक है। आप जैसे कि आप रामायण पाठ में राम जी और लक्ष्मण जी का अभिनय करते हैं, इसको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की एक छोटी सी भेंट यहाँ पर लाया हूँ, रामचरितमानस आप लोगों के सामने प्रेजेंट है, और आप लोगों ने इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहे और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और करियर कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। ऐसी आप लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर। थैंक यू सर। आपको भी सर बताइए। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। ठीक है, जय हिंद।